तो दोस्तों, हम आरबीएससी 12th क्लास हिंदी अनिवार्य का पेपर काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने कर ली और 9th क्वेश्चन अब हमारा आ चुका है। कविता के किन उपमानों को देकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। और यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर बताते हैं। हम कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता जो है उसकी सुबह गतिशील शब्द चित्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सील, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली आदि उपमानों को देकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता का सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। मतलब गतिशील मतलब चल रहा है। और इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील जो कि वर्णन किया है और ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो साथ ही 10th क्वेश्चन आ चुका है। साहपिया के भाई ने नमक की पूड़ियाँ ले जाने से क्यों मना कर दिया। जो साहपिया का भाई था ना, उसने नमक की पूड़ियाँ ले जाने से क्यों मना कर दिया, साहपिया का भाई ने। ठीक है, तो क्योंकि साहपिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था और वह कानून कायदों से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि लाहौरी नमक ले जाना सर्वदा गैर कानूनी है। जो नमक ले जाना लाहौरी नमक जो कि ले जाना सर्वदा गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में इसे ले जाए तो यह कानून के खिलाफ जो कि होगा और कार्य बन सकता है। इसलिए उसने अपनी बहन साहपिया को नमक की पूड़ियाँ ले जाने से मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन जो कि कष्ट में पड़ जाए, दुख में पड़ जाए और कस्टम कार्यों की जांच में पकड़ी जाए। तो यह कुछ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन क्या है। तो अब आ चुका है आपके सामने 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखे। यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में जो समय बीता है ना, उसके अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखे वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से मैं बता देता हूँ। अब टाइम आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो साथियों अब बढ़ते हम खंड स की तरफ, जो कि आपका है निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। तो 13 क्वेश्चन है, आत्म परिचय, कविता के भाव पक्ष की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या फिर फिराक की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग के स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से एक तो आपका बनता है, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसको याद करके जरूर जाइएगा और इन दोनों में से एक तो चांस बनता है मेरे हिसाब से। तो अब इसका आंसर बता देते हैं। अब तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है। आत्म परिचय कवि बच्चन की भावुकता से भरी हुई रचना है। इसमें आपको इस प्रकार लिखना है, और कवि ने कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों और जीवन दर्शन को व्यक्त किया। ये लाइनें तो आपको जो किसी भी पढ़ ले आत्म परिचय में, ठीक है, तो किसी भी प्रकार में तो उसमें आपको लिख देना, कवि ने इस कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों और जीवन दर्शन को व्यक्त किया किसी का जीवन पर। और कविता के आरंभ में कवि जीवन के कर्तव्यों के प्रति और अपनी संवेदनशीलता और लोगों के प्रति स्नेह के वितरण में कवि आलोचकों की चिंता नहीं करता। मतलब आपको उस कवि के बारे में अच्छा ही लिखनी है। ठीक है, ज़्यादातर। और कवि समाज की उस प्रवृत्ति के प्रति खेद व्यक्त करता है जो केवल मन सुहाती बातें करने वाले को महत्व देती हैं। कवि को यह संसार अपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिए वह अपने सपनों के संसार में खोए रहते हैं। बच्चन का जीवन दर्शन गीता से प्रभावित होता है। जो गीता है उससे प्रभावित होते हैं। वह जीवन के सुख दुख समान भाव से सहन करते हैं। बच्चन के हृदय में किसी की याद कसकती रहती है, जो याद है वो कसकती रहती है, और वह एक विरोधाभासी जीवन जीने को विवश है। उनको ऊपर से हंसना और भीतर से रोना पड़ता है। जो बाहर से हंसता है और भीतर से रोता है। कवि का स्पष्ट मत है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अहंकार को त्यागे बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। कवि की शीतल वाणी भी आग छिपी रहती है। शीतल वाणी में भी जो आग है वो छिपी रहती है। कवि अपने जीवन से संतुष्ट है। उसे भूपतियों के राजमहल नहीं चाहिए। भूपतियों मतलब राजाओं महाराजाओं के राजमहल नहीं चाहिए। और कवि अपनी पहचान एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक नए दीवाने के रूप में चाहता है। इतना कुछ लिख देना है और लास्ट में ये भी लिख देना है, अंत में कवि मस्ती के साथ जीवन बिताते
बिताने का संदेश देते हुए अपनी भावनाओं को परवाह को विराम देता है। ठीक है, इतना कुछ लिख देना है। और उसके बाद जो आपका अथवा वाला है ना, उसमें भी आपको ये लिख देना, लाइनें लिखनी, थोड़ी 2-3 पंक्तियाँ हैं उसमें भी लिख देनी। मतलब ये आप ऊपर वाला लिखोगे ना तो बहुत आसान होगा, निचले वाला थोड़ा हार्ड होगा। फिराक की भाषा उर्दू है। तो एक बार आपको क्वेश्चन पढ़कर वापस बता देता है क्वेश्चन क्या था। जो फिराक की रुबई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए इसको स्पष्ट करने हैं। रुबई भाषा ना उसके विलक्षण प्रयोग किए गए इसको स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें आपको लिखना है फिराक की भाषा उर्दू है, परंतु उन्होंने हिंदी व लोक भाषा का भी जो कि प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू व लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के विलक्षण प्रयोग हैं, जिसे गांधी जी की हिंदुस्तानी के रूप में पलवित करना चाहते थे। वे विलक्षण प्रयोग हैं। लोका देना, घुटनों में लेकर कपड़े पहनना, गैसों में कंघी करना, रूप प्रति मुकरना, नरम दमक, जिद्दाया बालक, रस की पुत्री, माँ हाथ में आईना देखकर बच्चे को बहला रही है। और इसमें आपको आगे लिख देना, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद हो रही है। तो इस प्रकार आपको ये लिख देना। थोड़ा ये हार्ड पड़ता है और बाकी ये आप ऊपर वाला करोगे ना तो वो आसानी होगा। ठीक है, तो इससे भी याद कर लेना। तो मैंने सोचा अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं फटाफट से, और आपको क्वेश्चन वही कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे तो 16 क्वेश्चन लगता है, तो 16 क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय लिखिए। तो इनमें दोनों में से कोई एक लिख देना, और इसके नीचे अथवा में एक और कवि परिचय है वो भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, वो भी बता देता हूँ किसका कवि परिचय है। तो वो है आपका जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय लिखे। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो मैं आपको जैनेन्द्र कुमार वाला करा देता हूँ, नहीं मुक्तिबोध वाला। ठीक है, तो प्रयोगवादी कविया धारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सयोपुर नामक स्थान पर कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इनके पिता जो कि पुलिस में थे, और अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। मतलब उनका पिताजी का पुलिस होते थे ना, तो उनका स्थानांतरण होता रहता था और ट्रांसफ़र होता रहता था। तो इसलिए उनका जो कि पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाई। और 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की हिंदी में, और करने के बाद राजनाथ गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन का कार्य जो कि आरंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा जो कि सबसे ज़्यादा है, और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 ईस्वी में महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से जो कि चल बसा। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो कि कवि रचनाएं कौन कौन सी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं जो कि निम्नलिखित हैं वो आपको बता देते हैं। कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक दाल, ये इनकी कविता हैं। और कथा जो कि साहित्य कौन कौन सी? साहित्य काट का सपना, वी पात्र, सत्ता से उड़ता आदमी। और इनमें से आप 2-3 याद कर लोगे तो काफ़ी हैं। ठीक है, और भारत इतिहास और संस्कृति ये भी इन्होंने लिखा। और आलोचना में आपकी समीक्षा की संशय, एक साहित्य की डायरी। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और एक आपको और बता देता हूँ, नई कविता का आत्मसंघर्ष। तो ये कुछ आपको लिख देना। ठीक है, तो साथ ही ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवाए हैं। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट नोट्स और सिक्योरिटी मिशन, क्वेश्चन बैंक सभी मैं डालते हैं, तो सभी सब्जेक्ट की। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।